Assalamu alaikum dear students. Today we will be discussing another important topic, that is control of air pollution. आज हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों कि एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए बेटा। इसमें नीट के हवाले से मैं बता दूं, दो पॉइंट्स का आपने एक अहम ख्याल रखना बेटा। नंबर वन, दो इक्विपमेंट्स का हम इस्तेमाल करते बेटा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते बेटे, जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। वन इज ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। Electrostatic precipitator, that's ESP, electrostatic precipitator, and another is scrubber. देखो बेटा, इसके बारे में आपको कल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम ESP से क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, और पॉसिबल है कि इस साल स्क्रबर के बारे में वहां क्वेश्चन पूछा जाए। स्क्रबर क्या होता है या ESP क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बोर्ड एग्जाम्स में भी बेटे इसको पूछा जाता है। ये दो इक्विपमेंट्स है बेटा, दे आर इक्विपमेंट्स और दे आर वी कैन से इंस्ट्रूमेंट्स which are used to what is called as control air pollution, जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते बेटा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का आइडिया मैं आपको दे दूं। इसमें क्या होता बेटा, इट कंटेन्स, यहां आप ख्याल रख लीजिए बेटा, ये जो ESP होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, समथिंग इज गेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रेसिपिटेटेड। आप नाम ही से आपको थोड़ा अंदाजा होता होगा कि इसमें क्या होता होगा बेटा। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा बेटा। इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होते बेटा। इसमें क्या होते बेटा, इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होते, जिनका हम क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे इधर बेटा। दीज आर इलेक्ट्रोड वायर्स, हम क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे इधर बेटा। ये हमारे इलेक्ट्रोड वायर्स, इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स रहते बेटा। ये जो इलेक्ट्रोड वायर्स होते बेटा, दे आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। या आप इमेजिन कर लीजिए बेटा, ये वायर्स लगी होती है बेटा, इसमें ये एक इक्विपमेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स लगी होती है बेटा। ये जो इलेक्ट्रोड वायर्स होते बेटा, मान लीजिए दे आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। बहुत हाई वोल्टेज के ऊपर ये बेटा वोल्टेज डिफरेंस होता है इनके बीच में। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, दे प्रोड्यूस ए व्हाट यू कॉल्ड एज मास ऑफ कोरोना, चार्ज्ड पार्टिकल्स बेटा। ये प्रोड्यूस करते बेटा, क्या प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स बेटा, जिनकी कोरोना ये प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से निकलते बेटा, जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते बेटे। जहां से क्या निकलते बेटे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते। ख्याल रखना मेरे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स लगे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आप इमेजिन कर लीजिए ऐसे, इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स अंदर से लगे हैं। इन इलेक्ट्रोड वायर्स को बेटा दे आर व्हाट यू कॉल्ड मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। उस इतना वोल्टेज डिफरेंस होने की वजह से क्या होता बेटा, इन वायर्स के बीच में चार्ज्ड कोरोना निकलता बेटा, व्हाट यू कॉल्ड चार्ज्ड मास निकलता बेटे, विच यील्ड इलेक्ट्रॉन्स, जहां से क्या निकलता है बेटे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये यहां से आएंगे बेटे डस्ट पार्टिकल्स हमारे, ये हमारे यहां पर आएंगे बेटा क्या, डस्ट पार्टिकल्स। ख्याल रखो बेटा, दिस इज डस्ट, ये डस्ट पार्टिकल्स है बेटा। याद रखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर। इट इज यूज्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ख्याल रख लेना। इसमें क्या होता है बेटा, ये यूज किया जाता है पार्टिकुलेट मैटर रिमूव करने से। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया, जो गैस, जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, गैसेस पोल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट मैटर बेटा। पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये चार्ज्ड, ये बेटा व्हाट यू कॉल्ड एज, हाँ ये है चार्ज्ड व्हाट यू कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड वायर्स। ये इलेक्ट्रोड वायर्स है, इन्होंने रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स। जो ये डस्ट आएगी बेटा और इस व्हाट यू कॉल्ड एज
जब ये डस्ट पार्टिकल्स यहां से निकलेंगे मेरे बच्चों, ये डस्ट पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे एंड दे वुड अटेन नेगेटिव चार्ज। ये डस्ट पार्टिकल बेटा, ये डस्ट पार्टिकल, मगर अब मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा बेटा, ये जो डस्ट पार्टिकल है इसने नेगेटिव चार्ज अटेन किया होगा। इसने क्या चार्ज अटेन किया होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज बेटे, इन्होंने नेगेटिव चार्ज अटेन किया होगा। आप बोलेंगे सर कैसे? वो तो मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोड वायर्स थी जो सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स पर मेंटेन की गई थी बेटा। उतना वोल्टेज डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं इलेक्ट्रोड वायर से। जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रो व्हाट यू कॉल्ड एज नेगेटिव चार्जेस, व्हाट यू कॉल्ड एज नेगेटिव चार्जेस वहां पर अवेलेबल रहते हैं बेटे। जब डस्ट पार्टिकल्स आते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करते हैं बेटा एंड दे गेट नेगेटिव चार्ज। इसके बाद मेरे बच्चों क्या होता है, यहां कलेक्टिंग प्लेट्स लगे होते हैं बेटा, जो ग्राउंडेड होते हैं। ग्राउंडेड what you called as ग्राउंडेड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स होते हैं या ग्राउंडेड प्लेट्स होते हैं। ग्राउंडेड प्लेट्स है बेटे, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जब ये बेटा जब ये डस्ट पार्टिकल्स या जब ये पार्टिकुलेट मैटर जो नेगेटिवली चार्ज है बेटा, जब ये किन के ऊपर चला जाता है, इन ग्राउंडेड प्लेट्स के ऊपर से निकलता है। जब ये इन ग्राउंडेड प्लेट्स के ऊपर से निकलता है बेटे, ऐसे 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 ऐसे, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बेटा। ये प्रेसिपिटेट, क्योंकि डस्ट पर कौन सा चार्ज ऑलरेडी था बेटा? डस्ट पार्टिकल्स पर ऑलरेडी चार्ज था नेगेटिव। दे वर नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स बिकॉज दे हैव मेट विद इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट यू कॉल्ड, दे हैव मेट विद इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रोड वायर्स। अब जो ये ग्राउंडेड प्लेट्स पर आ जाएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्राउंडेड प्लेट्स होते हैं बेटा, इन पर ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बेटा। और इस तरीके से यहां से जो एयर निकलता है बेटा, दैट्स ऑलवेज क्लीन एयर। तो इस तरीके से इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है बेटा। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इस पैटर्न पर बेटा काम कर लेता है, ये याद रखना चाहिए बेटे। यहां पर मैं एक अहम पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों। ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है मेरे बच्चों, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात हो रही है यहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव्स 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। ये टेक्स्ट का पॉइंट है, लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव्स 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर from thermal exhaust, from exhaust of a thermal power plant, from exhaust of a thermal power plant। ये याद रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, अगर थर्मल पावर प्लांट जो है, जहां इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज हीट, जहां वहां कोल बर्न हो जाता है या बाकी चीजें बर्न हो जाती है बेटा, जब वो एग्जॉस्ट थर्मल पावर प्लांट्स वाला एग्जॉस्ट जब आता है, जब हम उसको ईएसपी के थ्रू पास करते बेटा, वो 99% पार्टिकुलेट मैटर निकालता है। तो आई वुड वाइंड अप दिस थिंग इन 1 मिनट बेटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे रिमूव क्या किया जाता है एयर से? पार्टिकुलेट मैटर। क्या रिमूव किया जाता है बेटा? पार्टिकुलेट मैटर बेटा। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली प्रेसिपिटेटेड। पहले इनको चार्ज दिया जाता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड वो डस्ट पार्टिकल्स बनाए जाते हैं, फिर ग्राउंडेड प्लेट्स पर उनको कलेक्ट किया जाता है। लेकिन एक ही चीज का यहां पर ख्याल रखना है कि जो एयर आएगा with the dust particles, it should be moving slowly over the plates। एक ही चीज का ख्याल रखना है कि ये जो एयर पास हो रहा है इन ग्राउंडेड प्लेट्स के ऊपर से, इट शुड मूव वेरी स्लोली। और फिर मैंने आपको बोला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है बेटा, ये रिमूव करता है 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। तो ये हो गया मेरे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। आप कॉपी कर लीजिए। Thank you.
अब हम बेटे बात करेंगे सिक रबर की। सिक रबर की जहां तक बात की जाए बेटे, इसमें पहला पॉइंट ऑफ नोट कीजिए, इट इज यूज्ड टू रिमूव, it is used to remove gaseous pollutants from the air, especially SO2। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में हमने क्या बोला था, वो यूज किया जाता था फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल। लेकिन सिक रबर जो होता है, it is used to remove gaseous pollutants from the air, gaseous pollutants, especially what is called as SO2, especially what SO2। ये पहली बात है जो अपनी सिक रबर के बारे में याद रखनी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि what is the difference between a sick rubber and an ASP। sick rubber is used to remove gaseous pollutants, while as electrostatic precipitator is used to remove particulate matter। अब इसमें क्या होता बेटा, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा मेरे बच्चों। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसा होता है बेटा, बेसिक मैं बता दूंगा ये काम कैसे करता है बेटा। ये हो गया बेटा हमारा व्हाट कॉल्ड है सिक रबर, ये हमारा हो गया सिक रबर। सिक रबर में क्या होता बेटा, यहां से डर्टी एयर चला जाता है बेटे, कंटेनिंग मान लीजिए SO2। यहां से डर्टी एयर इस सिक रबर में चला जाता है, जिसमें डर्टी एयर में जिसमें SO2 हो बेटा। यहां से लाइम वाटर हम पास करते हैं, लाइम वाटर। लाइम आपको पता है दैट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस व्हाट इज कॉल्ड एज वाटर, लाइम वाटर यहां से हम पास करते बेटे। ये हो गया यहां से स्प्रे किसका, ये लाइम वाटर आपने डाल दिया, यहां से डर्टी एयर बेटा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ये हो गया लाइम वाटर, इससे क्या मिलेगा बेटा SO2। SO2 ये क्या करेगा बेटा, ये प्रेसिपिटेट करेगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा लाइम के साथ और ये बनाएगा ए प्रेसिपिटेट ऑफ CaSO4 दैट्स कैल्शियम सल्फेट। इस तरीके से क्या होगा बेटा, इस तरीके से ये होगा कि जो इसमें सल्फर होगा जो वो लाइम के साथ जाके रिएक्ट करेगा, CaOH2 के साथ SO2 कंबाइन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा कैल्शियम सल्फेट का। इस तरीके से सल्फर फ्री ये जो एयर है ये सल्फर फ्री हो जाएगा। इस तरीके से आपको ख्याल रखना बेटा, सिक रबर का पूछा जा सकता है। तो सिक रबर में यही हम गैसेस पोल्यूटेंट्स रिमूव करते हैं सिक रबर से, स्पेशली SO2। तो ये आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना बेटा। ये होगी सिक रबर की बात। नाउ ये दो इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट थे बेटा, दोनों टेक्स्ट में दिए गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी और सिक रबर भी। नाउ वी वुड टॉक अबाउट कंट्रोल ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन। नाउ वी वुड टॉक अबाउट कंट्रोल ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन। इसमें एक केस स्टडी है, दैट्स केस स्टडी ऑफ दिल्ली। ये टेक्स्ट बुक में भी है बेटा, ख्याल रख लेना बेटा, वहां से भी आप देख लेना। ये तो थोड़े थोड़े मेन पॉइंट्स में आपको इसके बारे में एक आइडिया दूंगा, एक आइडिया मैं जनरेट कर लूंगा बेटा, कंट्रोल ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन। क्योंकि व्हीकल्स जो है या ऑटोमोबाइल्स जो है बेटा, दे आर द मेजर कंसर्न, दे आर द मेजर कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। इस कंट्रोल वेहिकुलर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बेटा हम एक एग्जांपल यहां पर लेंगे, दैट्स केस स्टडी ऑफ दिल्ली। In 1990 Delhi ranked fourth
among 41 most polluted cities in the world. देखो बेटा, दोबारा से मैं तो बता दूंगा. इन 1990 रैंकिंग की गई बेटा मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, मेट्रोपॉलिटन्स की ये की गई बेटा, रैंकिंग की गई बेटा. और दिल्ली उसमें, दिल्ली रैंक फोर्थ अमंग 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 99 में दिल्ली की रैंक थी बेटा फोर्थ. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पोल्यूटेड सिटी दिल्ली थी इन 1990 बेटा. लुकिंग इनटू द सिनेरियो ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, पिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, या पिल वाज व्हाट यू कॉल्ड एज filed in the Supreme Court. Bill was filed in the Supreme Court. Looking into the scenario of the pollution in India in 1990s, while it ranked fourth in among most 41 most polluted cities of the world, bill was filed. Bill होता है public interest litigation. बिल दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेटा वहां से ऑर्डर्स इशू किए टू कंट्रोल व्हाट इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन इन दिल्ली. तो वहां से कुछ ऑर्डर्स इशू किए, उन्होंने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया टू टेक सर्टेन व्हाट इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट मेजर्स इमीडिएटली टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली. अब मेजर्स क्या थे उसमें, वो हम बेटा बात करेंगे बेटा. उनमें फर्स्ट मेजर था जो दिल्ली में लिया गया बेटा, द बसेस और द पब्लिक, द फ्लीट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट विच वाज रनिंग ऑन द व्हाट यू कॉल्ड डीजल, वो चेंज किया गया. वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट वाज व्हाट यू कॉल्ड एज शिफ्टेड फ्रॉम व्हाट यू कॉल्ड एज डीजल और पेट्रोल टू द व्हाट यू कॉल्ड सीएनजी, यूज ऑफ सीएनजी इन द बसेस. देखो बेटा, पहला मेजर दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या लिया, जो बसेस थी जो उस टाइम तक पेट्रोल या डीजल पर मोस्टली चल रही थी, उनको सीएनजी में कन्वर्ट किया गया. उनको देवर डायरेक्ट टू रन ओवर व्हाट यू कॉल्ड सीएनजी. सीएनजी क्या होता है बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. जो सीएनजी है बेटा, जो सीएनजी है इसके कुछ यूजेस है. इट्स ए चीपर फ्यूल. एक तो ये चीपर फ्यूल है, इट बर्न्स वेरी एफिशिएंटली. इट बर्न्स वेरी एफिशिएंटली बेटा, ये बहुत एफिशिएंटली बर्न हो जाता है बेटा. इट बर्न्स व्हाट यू कॉल्ड एज वेरी एफिशिएंटली. और इसमें ये क्या एक और मेरिट था कि इसमें जो एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो बहुत कम है बेटे, वो बहुत कम है. चीपर फ्यूल है, एफिशिएंटली बर्न होता है बेटा. इट कैन नॉट बी सिफॉन्ड ऑफ बाय द थीव्स. ये चोरी किया नहीं किया जा सकता, लाइक पेट्रोल एंड डीजल ये निकाला नहीं जा सकता था गाड़ियों से. इट कैन नॉट बी स्पॉन्ड ऑफ बाय द थीव्स एंड इट कैन नॉट बी इवन अडल्टरेटेड. इसमें अडल्ट्रेशन का भी ज्यादा मसला नहीं था बेटा. तो ये पहला मेजर था जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया. उसने बसेस को रन करवाया. और सीएनजी बेटा, सीएनजी इज ए वेरी वेरी चीपर फ्यूल, बर्न्स एफिशिएंटली. इसमें पोल्यूशन बहुत कम निकलता है बेटा, इसको चोरी नहीं किया जा सकता है एंड इट कैन नॉट बी अडल्टर्ड. तो ये चीजें मेरे बच्चों, एक ये पहला मेजर था जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया. इसमें एक ही इशू था बेटा, दैट वाज लेइंग ऑफ द पाइपलाइंस. इसमें एक ही मुश्किल था कि इसके लिए पाइपलाइंस बिछानी थी, क्योंकि सप्लाई करने के लिए क्या सीएनजी, जो लेइंग ऑफ पाइपलाइंस था वो थोड़ा सा इशू था. बाकी ये बेटा बहुत अच्छा चीज था. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्स्ट मेजर. सेकंड मेजर वाज
यूटिलाइजेशन ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल। ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दूसरा स्टेप लिया वो था कि पेट्रोल और डीजल वो इस्तेमाल किया जाए जिसमें कंटेंट ऑफ सल्फर कम हो, क्योंकि जितना सल्फर का कंटेंट फ्यूल में कम होगा उतना सल्फर ऑक्साइड्स कम निकलेंगे, जितने सल्फर ऑक्साइड्स कम निकलेंगे बेटा उतना एयर पोल्यूशन कम होगा। ये दूसरा मेजर था मेरे बच्चों। दिस इज द सेकंड मेजर, ये आप कॉपी कर लीजिए। थर्ड, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन इंजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो बेटा। नंबर थर्ड वाज यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन द इंजन्स। इंजन्स में क्या लगाएगा बेटा? कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो होते बेटा, कैटालिटिक कन्वर्टर्स में क्या रहता है बेटा? इंजन्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाएंगे। इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स में हेवी मेटल्स रहते हैं एज कैटलिस्ट। हेवी मेटल्स रहते हैं एज कैटलिस्ट, जिसमें प्लैटिनम, रहता है बेटा, जिसमें प्लेडियम एंड रोहिडियम। देखो बेटा, दूसरा स्टेप लिया गया एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो इंजन्स में ये लगाएंगे। कौन लगाएंगे बेटा? कैटालिटिक कन्वर्टर्स। इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स में हेवी मेटल्स रहते हैं बेटा, व्हाट कॉल्ड एज कैटलिस्ट्स। उसमें एक तो प्लैटिनम, दूसरा उसमें रहता है बेटा प्लेडियम, और तीसरा इसमें रहता है रोहिडियम। ये एक्ट करते हैं बेटे मेरे बच्चों एज कैटलिस्ट्स। ये आपको पहले कॉपी कर लो, मैं बता दूंगा। ये जो कैटलिस्ट्स होते हैं बेटा, दे कैटलाइज सेवरल रिएक्शंस। They catalyze several reactions which convert gaseous pollutants either into non-harmful form or into the less harmful form. ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स में जो कैटलिस्ट रहते हैं, ये क्या करते हैं? दे कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, दे कन्वर्ट NOx into what is called as nitrogen plus oxygen, they convert unburnt hydrocarbons into what is called as carbon dioxide plus water. तो ये क्या, ये रहता है बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर्स का काम। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है। NOx को कहां? N2 plus O2 में कन्वर्ट कर लेता है बेटा। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करता है। ये सारे बेटा हार्मलेस है, तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स का रोल रहता है बेटे, कॉपी कर लो आप। लेकिन एक चीज ख्याल रखना बेटा, जिन व्हीकल्स के इंजन्स में क्या होता है बेटा, जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे होते हैं, देयर वी शुड ऑलवेज यूज अनलेडेड पेट्रोल, यानी कि और डीजल। उसमें लेड नहीं होना चाहिए बेटा, इस बात का ख्याल रखो। जो गाड़ियां जिनके इंजन्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगे होते हैं बेटा, उनमें अनलेडेड फ्यूल का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि लेड जो होता है बेटा, इट कैन डीएक्टिवेट दीज कैटलिस्ट्स। ये इन कैटलिस्ट्स को बेटा डीएक्टिवेट कर सकता है। तो ये हो गया बेटा तीसरा मेजर, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कॉपी कर लो। सुनो मेरी बात बेटे। नाउ मास इमिशन स्टैंडर्ड्स दिए गए, जो कि टेक्स्ट बुक में है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो टेबल वो आपने फॉलो कर लेना है बेटा। मास इमिशन स्टैंडर्ड्स वर सेट कि कितना इमिशन होना चाहिए।
या जिनको हम बोलते हैं यूरोनॉर्म्स, यूरोनॉर्म्स दिए गए बेटा। ये फ्यूल ऑटो फ्यूल पॉलिसीज होती है कि किस तरीका का फ्यूल यूज किया जाए, किस फ्यूल से कितना एमिशन निकलना चाहिए, किस फ्यूल में कितना सल्फर कंटेंट होना चाहिए, किस फ्यूल में क्या बेटा कितनी पोल्यूशन लेवल होनी चाहिए। मास एमिशन स्टैंडर्ड्स दिए गए कि कितना एमिशन परमिसिबल है, और जिसमें दिल्ली में वो जो पुरानी गाड़ियां थी देवर फेज्ड आउट, क्योंकि पुरानी गाड़ियां ज्यादा पोल्यूशन लेवल जनरेट करते बेटा, या यूरो नॉर्म्स क्रिएट किए गए बेटा, जो एक्चुअली यूरोप में एप्लीकेबल थे, यूरोपियन नॉर्म्स ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज फ्यूल पॉलिसीज है ये, कि कौन टाइप का फ्यूल इस्तेमाल किया जाए, वो भी बेटे दिए गए ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो जाए बेटा। यूरो नॉर्म थर्ड और भारत स्टेज थर्ड, ये एक नॉर्म है, यूरो नॉर्म थर्ड और भारत स्टेज थर्ड। आप लोगों ने देखा होगा ये इंजन पे लिखा होता है भारत स्टेज या यूरो नॉर्म। इसमें क्या था, ये यूरो नॉर्म थर्ड या भारत स्टेज थर्ड, ये है क्या मेरे बच्चों, इट्स ए फ्यूल पॉलिसी, इट्स ए फ्यूल पॉलिसी। यूरो नॉर्म थर्ड और भारत स्टेज थर्ड ये कहता है सल्फर कंटेंट in the diesel should be limited to 350 ppm and what you call as sulfur content in diesel should be 350 ppm and what you called as in petrol it should be only 150 ppm. यूरो नॉर्म थर्ड और भारत स्टेज थर्ड, इनका जो गोल है, ये पॉलिसी जो है बेटा, ये कहती है जो सल्फर कंटेंट डीजल में रहना चाहिए इट शुड बी ओनली 350 पार्ट्स पर मिलियन, या पेट्रोल में जो होना चाहिए ये दैट इज 150 ppm। ये आप कॉपी कर लो बेटा। हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल में है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे शुड बी लिमिटेड टू 42% ऑफ द कंसर्न फ्यूल। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो 42% होने चाहिए कंसर्न फ्यूल के। ये एक नॉर्म दिया गया है दैट्स कॉल्ड एज यूरो नॉर्म थर्ड और भारत स्टेज थर्ड। तो ये है बेटा। अब सुनो इधर मेरी बात, मैं आपको बेटे यहां पर एक अहम चीज बताना चाहूंगा। अब बेटे अपनी टेक्स्ट बुक खोल लेना और टेक्स्ट बुक में दिया गया है मास इमिशन स्टैंडर्ड, मास इमिशन स्टैंडर्ड यानी कि 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए नॉर्म्स क्या है और वो किन सिटीज में इंप्लीमेंट हुए हैं और किन सिटीज में इंप्लीमेंट होने हैं किस डेट तक। बेटा ये टेबल जो है ये लाइव सेशन में फिर मैं आपको पूछ लूंगा। यू वुड गो टू द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 273, उस पर आप जाएंगे बेटा और वहां एक टेबल दिया गया है मास इमिशन स्टैंडर्ड्स का, कि कितना इमिशन होना चाहिए बेटा, कितना इमिशन होना चाहिए और 2 व्हीलर से कितना, 3 व्हीलर से कितना, 4 व्हीलर से कितना, कहां पर कौन सा यूरोनॉर्म चल रहा है, किस सिटी में कौन सा यूरोनॉर्म इंप्लीमेंट होना चाहिए किस डेट तक, वो सारी डिटेल्स उस टेबल में दी गई है बेटा। वो आप देख लेंगे मेरे बच्चों और उसको आप कॉपी भी कर लेंगे साथ साथ। जैसे मैं क्या कहूंगा, जो इंडिया में 11 सिटीज है, 11 सिटीज है बेटा, 11 सिटीज जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं, उनमें यूरो नॉर्म थर्ड जो था दैट वाज टू बी इंप्लीमेंटेड टिल द एंड ऑफ अक्टूबर 2005, या यूरो नॉर्म 4 जो है दैट इज टू बी इंप्लीमेंटेड एट द एंड ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड अक्टूबर 2010। वो सब चीज आप उसमें देख लेंगे मेरे बच्चों। तो ये था कंट्रोल ऑफ वेहिकुलर पोल्यूशन इन दिल्ली, जिसमें क्या क्या मेजर्स किए गए बेटे, जो बसेस थी उनको शिफ्ट किया गया फ्रॉम पेट्रोल और डीजल टू द सीएनजी। इसी तरीके से लो सल्फर कंटेंट फ्यूल यूज किया गया बेटा। इसी तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए गए बेटा व्हीकल्स में, जिसमें हेवी मेटल्स रहते हैं एज कैटलिस्ट बेटा। और ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट so far as the what you called as control of the air pollution is concerned.
एक और पॉइंट बेटा जो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है नीट में या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट was passed in 1981 in India. इसको आप एयर पोल्यूशन एक्ट भी बोलते बेटा। जो एयर पोल्यूशन एक्ट था, एयर, इसको हम लिखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट was passed in India in 1981. 1981 में इसको पास किया गया। In 1987 it was amended to include noise as an air pollutant. ये ख्याल रख लेना बेटे। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो पास हो गया इंडिया में 1981 में हो गया, और 87 में इसको मॉडिफाई किया गया, थोड़ा अमेंड किया गया, ताकि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, ऐड किया गया था नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। इसमें ऐड किया गया था बेटा नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट। तो ये आप याद रखें, ये भी आपको वहां पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, ये आप याद रखेंगे। अब नॉइज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। Should I rub it off? नॉइज क्या होता है बेटा? अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड, undesirable high level of sound is called as noise. Undesirable high level of sound is called as noise. Level of noise is expressed in, ये भी अक्सर पूछा जाता है, in the units called as decibels. ये ख्याल रख लीजिए बेटा, बहुत बार आ गया है कि जो नॉइज पोल्यूशन है इसको मेजर किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन डेसिबल्स। अब सुनो मेरे बच्चों, जो हमारा मॉडरेट कन्वर्सेशन रहता है, जो हम मॉडरेट कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ करते बेटा, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो होता है अराउंड 60 डेसिबल, 60 डीबी। गुड कन्वर्सेशन 70 डीबी। जब हम जोर जोर से एक दूसरे के साथ कन्वर्सेट करते हैं बेटा, लाउड कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन नहीं, कन्वर्सेशन होता है 70 डेसिबल। स्कूटर्स जो चलते हैं, स्कूटर की जो आवाज होती है वो होता है 80 डेसिबल। स्कूटर चलने की जो आवाज है वो 80 डेसिबल। ट्रक्स एंड बसेस जो चलती है वो अराउंड रहता है हमारे पास 90 डेसिबल्स का। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जेट्स जब टेक ऑफ करते हैं या एरोप्लेन्स जब या रॉकेट्स जब, तो उस टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है 150 डेसिबल्स का ऑलमोस्ट। रॉकेट का हो सकता है अराउंड 180 डेसिबल। देखो बेटा, a brief exposure to this level of noise can permanently, what you called as, they can damage eardrums and leads to the permanent loss of hearing. जेट्स और एरोप्लेन्स यहां 150 डेसिबल जहां ये टेक ऑफ करते हैं, जो साउंड वहां से निकलती है बेटा, exposure to this much of sound level can, what you call as, damage eardrums and can lead to permanent, what you call as, impairment in the hearing capacity.
तो ये हो गया मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका आप ख्याल रख लेना बेटा। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज, harmful effects of noise, it leads to the psychological and physiological problems, से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। इसमें हार्ट रेट इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द हार्ट रेट, ये हो सकता है बेटा। चेंज इन द ब्रीथिंग पैटर्न, ब्रीथिंग पैटर्न आल्टर होता है बेटा। स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, स्ट्रेस एटसेट्रा, तो ये चीजें मेरे बच्चों हो जाती है। तो इवन नॉइज कैन लीड टू द एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन इससे हो सकती है बेटा। एंड इवन आई कैन से आई साइट पर भी असर पड़ सकता है, आई साइट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द नॉइज। तो ये हो गए मेरे बच्चों कुछ, शाबाश, तो ये हो गए बेटे कुछ व्हाट इज कॉल्ड एज डिमेरिट्स या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। ये कॉपी कर लो। पोल्यूशन, कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन बेटा, एक्वास्टिक जोनेशन की गई, एक्वास्टिक जोनेशन की जाती है बेटा, यानी कि कुछ जोन्स किए जाते हैं बेटा डिलिमिट, जहां पर नॉइज का जो है, जहां हॉर्न फ्री जोन्स बनाए जाते हैं हॉस्पिटल स्कूल्स के आसपास, या जो भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं। एक्वास्टिक जोनेशन यानी कि वहां साउंड का जो है हाई साउंड अलो नहीं होता बेटा, जोनेशन की जाती है कि एज पर व्हाट इज कॉल्ड एज लेवल्स ऑफ द साउंड, उसको एक्वास्टिक जोनेशन बोलते हैं बेटा। और दूसरा है ग्रीन मफलर, ट्रीज लगाए जाते बेटा, अशोका ट्री या नीम ट्री लगाए जाते बेटा अलोंग द व्हाट इज कॉल्ड इज रोड्स, जो साउंड मफलिंग करते हैं, या मफलर, ग्रीन मफलर लगाते थे हम बेटा, जो कि साउंड उसको एब्जॉर्ब करते हैं और साउंड इंटेंसिटी को कम करते बेटा। तो ये हो गया कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ द एयर पोल्यूशन। इसके साथ एयर पोल्यूशन खत्म हो गया बेटा। अब हम रहते हैं, वी आर नाउ लेफ्ट ओनली विद द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स में लगेंगे, दैट विल मार्क द एंड ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज and that will mark the end of the what is called as ecology. Then we will start inshallah with the next unit. Thank you, have a nice time.